Good morning, my students, friends, and colleagues. Today we start a new topic genetic disorder, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जनरेशन्स के अंदर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन्स के अंदर जब जनरेशन जा रही होती हैं तो वहाँ पर कुछ एक डिजीज़ आ जाती हैं। तो उन डिजीज़ का क्या करते हैं, एनालिसिस करने के लिए जो एक चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट के अंदर देखते हैं कि ये डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर की डिजीज़ को जानने के लिए काम में लिया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसा कि आप जानते हो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। जेनेटिक जीनोम के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए और वो म्यूटेशन परमानेंट म्यूटेशन के अंदर चेंज हो जाए, तो जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो डिजीज़ को काज करे तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मीन्स वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो आगे क्या हो रहा है, अब नॉर्मल हो रहा है। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो फैमिली होती है उसकी पहले के इतिहास को देखा जाता है पर्टिकुलर ट्रेट्स के ऊपर। मीन्स स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स कि कोई लक्षण है, पर्टिकुलर ट्रेट्स का यहाँ ऐसे अर्थ निकालो आप कि कोई करेक्टर्स है और वो करेक्टर्स किससे आ रहा है, जीनोम से आ रहा है। तो वहाँ पर फैमिली की हिस्ट्री को देखा जाता है कि वो फैमिली में कहाँ पर था। सेकंड है डीएनए एंड जीन कंट्रोल कैरीज करेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देन फाइंड सम चेंज डू टेक प्लेसेस। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी कंट्रोल होता है करेक्टर्स का वो डीएनए करता है और डीएनए बहुत सा ज़्यादा जीन्स से मिलकर के बना रहता है और ये जीन्स क्या करती हैं कि करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ये जीनें क्या होती हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र भी होती हैं और जाती भी हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर फैमिली के अंदर जो भी डिसऑर्डर आ जाते हैं वो कहीं ना किसी पेरेंट्स के रहे हुए होंगे। पहले वो रिसेसिव होंगे और बाद में वो जब डोमिनेंट में चेंज हो जाते हैं, मतलब वो प्रभावी हो जाते हैं, तो किसी भी जनरेशन में वो दिखाई देने लगते हैं। और ये जो है ये एक प्रकार की आनुवंशिकी है। मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर जाती है म्यूटेशंस। अब इसके लिए कुछ एक फ्लो चार्ट लेते हैं और फ्लो चार्ट के अंदर कुछ एक साइन लेते हैं। ये रेक्टेंगल का जो साइन है जो आपको सीन हो रहा है ये मेल के लिए है कि यदि मेल को लेंगे तो ऐसे लेंगे, फीमेल को लेंगे तो सर्कल में बनाते हैं, फीमेल का सर्कल बनाते हैं। सेक्स अनस्पेसिफाइड को लेंगे तो वो एक कुछ इस तरह की आकृति होंगी। और यदि ये तीनों ही शेप यदि रेड में चली जाती हैं तो मतलब क्या है, अफेक्टेड है इंडिविजुअल, मीन्स उसके डिजीज है। देखिएगा आप ध्यान से, यदि ब्लू के अंदर है तो नॉर्मल है और वो रेड के अंदर यदि शो हो रहा है तो वो अफेक्टेड हो रहा है। मैटिंग के अंदर जब मैटिंग होती है तो मैटिंग में एक रेक्टेंगल को जब एक सर्किल से जोड़ दिया जाता है वो सिंगल लाइन के, तो वो मैटिंग होती है। ठीक है, बट वो मैटिंग किन में होती है, दो दूर के संबंध में होती है, उनमें रिलेशन नहीं होता है। मैं वो रिलेटिव नॉन रिलेटिव के अंदर जो मैटिंग होती है उसके लिए ये है। जब इसको डबल लाइन से जोड़ देते हैं, जब अपन इसको डबल लाइन से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव के बीच में मैटिंग हो रही है। यहाँ ये जो साइन है ये साइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से ही क्वेश्चन का क्या होना है, टफ होना शुरू हो जाता है। यदि ये तीन साइन आपने देख लिए, एक तो रेक्टेंगुलर का मतलब मेल होता है, सर्कुलर का मतलब यहाँ फीमेल होता है, रेड का मतलब यहाँ अफेक्टेड है, सिंगल लाइन का मतलब है कि मैटिंग हो रही है, बट वो जो मैटिंग हो रही है वो कहीं पे रिलेटिव नहीं है, और जब रिलेटिव के बीच में होती है तो उसे डबल लाइन से शो किया जाता है। तो वहाँ पर अब संभावनाएं क्या हैं, अब देखिएगा पेरेंट्स हैं
ये ब्लू वाला यहाँ पर मेल है और ये जो ब्लू रेक्टेंगल मेल है और ब्लू सर्कल यहाँ पर फीमेल है। इन पेरेंट्स से चिल्ड्रंस पैदा हो रहे हैं। ये चिल्ड्रन पैदा हुआ, एक इसमें मेल पैदा हुआ और एक फीमेल पैदा हुई। बाद में उनकी जो जनरेशन आई, उन जनरेशन के अंदर क्या हुआ, रेड रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। मतलब चाइल्ड जो था वो कहीं ना कहीं डिजीज से अफेक्टेड था, बट वो डिजीज उनके पेरेंट्स के अंदर नहीं थी। तो वो डिजीज जो उनके पेरेंट्स के अंदर नहीं थी, वो पेरेंट्स के अंदर रिसेसिव फॉर्म में थी। वो रिसेसिव फॉर्म में थी और वो क्या हो गई, अब डोमिनेंट फॉर्म में आ गई है। ये डोमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, डिजीज का ट्रांसमिट होता है। पेडिग्री का एनालिसिस करते हैं कि कोई डिजीज मान लो 3 पीढ़ियों पहले है और वो 3 पीढ़ियों बाद में आ सकती है। 7 पीढ़ियों की डिजीज भी आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। हो सकता है कि वो 5 जनरेशन्स के अंदर या 6 जनरेशन्स के अंदर वो रिसेसिव रहे और जब 7 जनरेशन आए तो वो क्या हो जाए, डोमिनेट हो जाए। इस तरीके से अपन ये पेडिग्री का एनालिसिस करते हैं। एक रॉयल फैमिली थी ब्रिटेन की, विक्टोरिया के एक डिजीज हुई थी, ठीक है। और डिजीज का नाम था विद्यार्थियों हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज थी, इसको फीमेल कैरी कर रही थी और मेल इससे क्या हो रहा था, इन्फेक्ट हो रहा था, ठीक है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की क्या थी, एक तरह की सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज थी। ये किस क्रोमोसोम पे थी, जैसे कि आप समझ सकते हो कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है और एक XY होता है। एक्स को क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल बोलते हैं। ऑटोजोमल पे ये डिजीज़ आ रही थी, ठीक है, और ये डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र हो रही थी, बट अफेक्ट किसको कर रही थी, वाई वाले को कर रही थी। मतलब कि फीमेल इसकी कैरियर थी और मेल इस डिजीज से क्या होते थे, संक्रमित होते थे। इस डिजीज़ के अंदर ये इसे रॉयल डिजीज़ भी बोला गया है ब्रिटेन की। और इस डिजीज़ के अंदर एक सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वो सिंगल सेल प्रोटीन क्या करती है, क्लोटिंग को रोक देती है। मतलब ब्लड में क्लोटिंग नहीं होता है और ब्लड में यदि क्लोटिंग नहीं होगा तो क्या, ब्लीडिंग चलती रहेगी। तो इससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। मदर इसमें कैरियर होती है और ट्रांसमिट टू सन करती है वो। फीमेल क्वीन विक्टोरिया सो दिस डिजीज। और ये जो डिजीज़ थी ये इस डिकेड्स के अंदर फीमेल विक्टोरिया से में सबसे पहले देखी गई थी। तो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर अपन ने ये मालूम किया कि ये डिजीज फीमेल इसको क्या कर रही है, कैरियर कर रही है, बट मेल इससे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फीमेल रिसेसिव रह जाएगा, मेल में जाते ही वो डोमिनेंट हो जाता है, बट मेल इसको कैरियर नहीं है, मेल इसका कैरियर नहीं है। तो कई डिजीज ऐसी भी होती हैं। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप सब परिचित हैं। सिकल सेल का मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी का कम हो जाना, मतलब खून का कम हो जाना। ये भी एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। ये इसमें HB जो नॉर्मल जीन है वो क्या करेगी, जीन होगा, DNA होगा, DNA ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जैसा कि इसके अंदर सीन हो रहा है। और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में DNA क्या करेगा कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में इसमें चेंज हो गया RNA के अंदर। RNA के अंदर चेंज हो गया जी। RNA ट्रांसलेशन के दौरान किस में चेंज हो गया, प्रोटीन में चेंज हो गया। अब जब प्रोटीन में चेंज हो गया RNA, तो प्रोटीन में चेंज होने से प्रोटीन किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड्स की। और इसमें जो क्या करती है, हीमोग्लोबिन वाली जो जीन है, जो नॉर्मल जीन है, इसमें एक सीक्वेंस बनती है एमिनो एसिड की, और वो सीक्वेंस है सबसे पहला वेलिन, दूसरा हिस्टिडीन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा थ्रियोनिन, पांचवा प्रोलिन, छठा ग्लूटामेट। तो जो ये ग्लूटामेट जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड जो छठा एमिनो एसिड है, इस छठे एमिनो एसिड की जगह से यदि किसी के सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें जो जीन होगी वो कौन सी होगी, HBS जीन होगी। HBS जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा।
ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये 5 सीक्वेंस हमेशा सेम रहती हैं, जैसे वेलिन है, दूसरा हिस्टिडीन है, तीसरा ल्यूसीन है, चौथा थ्रियोनिन है, पांचवा प्रोलिन है। GLU की जगह वेलिनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ये प्रॉब्लम है, GLU की जगह वेलिनिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी कारण से जो ब्लड सेल हैं वो ब्लड सेल इस प्रकार से होती हैं। ये एक ब्लड सेल है, इस ब्लड सेल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन को कैरिंग करने की कैपेसिटी होती है। अब ये ब्लड सेल्स, ये नॉर्मल ब्लड सेल है और ये कौन सी है, इन्फेक्टेड ब्लड सेल है। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल है और ये इन्फेक्टेड है। तो जो इन्फेक्टेड ब्लड सेल है इसमें ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे वो क्या ब्लड की जो RBC हैं वो डिके होने लगती हैं। मतलब आप कितना भी खा लो, कितना भी आयरन ले लो, और यदि ऐसा आपके अंदर डिसऑर्डर है, GLU यदि वेलिन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है तो वो नहीं हो सकता। ये कैसे होता है ये बता दिया। जीन होती है, वो जीन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन का निर्माण होगी, और जो एमिनो एसिड है, छठा एमिनो एसिड GLU, यदि वो वेलिन में बदल जाता है किसी भी म्यूटेशन की वजह से, तो इस वजह से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया रोग होने से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर ब्लड में RBC की मात्रा कम हो जाती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, ये कैसे क्रॉस करेगा तो होगा। अब यदि किसी नॉर्मल व्यक्ति की शादी यदि दूसरे जिसके सिकल सेल वाली जीनोम है उनके साथ कर दिया जाए तो ये अनइफेक्टेड रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, और जो सिकल सेल वाली जीनोम थी वो रिसेसिव जीनोम थी। बट यदि दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही ब्लड ग्रुप के अंदर इस प्रकार की जीन है, सिकल सेल की जीन है, तो उससे क्या होता है, ये डिजीज कैरी होती है। मीन्स ये डिजीज कौन सी है विद्यार्थियों, होमोजाइगस डिजीज है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सिकल सेल में जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है या किस प्रकार की होती है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि वो जीन तो रिसेसिव होती है, और दो यदि रिसेसिव जीन ही आपस में मिल जाती हैं तो वो वैसे ही डोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि दूसरा कैरेक्टर वहाँ नहीं हो पाता है, इसलिए ये डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स के द्वारा ये डिजीज फैलाई जाती है। ऑटोजोमल का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि क्रोमोजोम्स 2 तरह के होते हैं ह्यूमन के अंदर, XX और XY। ये ऑटोजोमल हैं, XX वाले हैं, ये क्या है, ऑटोजोमल हैं। ये जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स है इस क्रोमोजोम्स की वजह से होती है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर मेंटल रिटार्डेशन होता है, वो व्यक्ति पागलपन का शिकार होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके पचने की समस्या होती है, वो नहीं होती है, कुछ भी खा लो पचेगा नहीं उसकी, तो वो खाएगा नहीं। पोर एब्जॉर्वेशन ऑफ किडनी क्या करती है, वाटर को छानती है और क्या पोर ऑब्जर्वेशन करती है, ठीक है, एब्जॉर्वेशन करती है। एब्जॉर्वेशन की वजह से जो वाटर है वो क्या करती है, वो अपने अंदर इनटेक करती है। यहाँ पर किडनी क्या करेगी, वर्क नहीं करेगी, किडनी वर्क नहीं करेगी तो वाटर का कंट्रोल नहीं होगा और वो बार बार यूरिन जाएगा, यूरिन भी अनकंट्रोल रहेगा। तो इस डिजीज के ये 4 कैरेक्टर हैं। मानसिक रूप से वो पागल होगा, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर, डाइजेशन उसका बिल्कुल ख़त्म कहानी रहेगा, पोवर एब्जॉर्वेशन ऑफ द किडनी रहेगी, किडनी काम कम करेगी और इसलिए यूरिन क्या होगा, बार बार आएगा। तो यदि ऐसी कोई डिजीज होती है तो इस डिजीज का भी जो रीजन है वो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड है। ये फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड जब कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में तो क्या होता है, इस प्रकार की डिजीज होती है। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, वो ही प्रोसेस चलेगा। पहले DNA का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बनेगी, फिर वो प्रोटीन
क्या होगी, यदि नॉर्मल डीएनए से आई है तो इसमें फिनाइल एलेनिन ही रहेगा, और यदि इसमें जो कोड कर रही थी जो प्रोटीन फिनाइल एलेनिन, उस डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो गई है, उसमें म्यूटेशन हो गया है, तो उसकी जगह टायरोसिन का निर्माण हो जाता है, तो ये डिजीज हो जाती है। तो आज अपन तीन डिजीज का पेडिग्री एनालिसिस का लिया, और पेडिग्री एनालिसिस में अपन ने ये पढ़ा कि पेडिग्री एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें अपन पीढ़ियों का स्टडी करते हैं कि डिजीज कहाँ से आ रही है, किस जीनोम से आ रही है। और फर्स्ट डिजीज इसमें ली थी अपन ने रॉयल फैमिली डिजीज। सेकेंड डिजीज ली है इसमें अपने सिकल सेल एनीमिया, और थर्ड डिजीज ली है फिनाइल क्यूटोनेरिया। यदि आपके समझ में आता है तो वेल अच्छा है, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके आगे वीडियो आते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, हमारी टीम उससे अप्रिशिएट होगी, और आपको और बेटर वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।